अक्सर कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि मेरे पास पैसों की कमी चल रही है, या फिर मेरे पास पैसों की कमी है, मेरे पास टाइम की कमी है, मेरे पास शब्दों की कमी है। कई बार जब हमें किसी के लिए कुछ बोलना होता है और हमारे पास शब्द नहीं होते तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते। उस सिचुएशन में हम बोलते हैं मेरे पास शब्दों की कमी है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है रनिंग शॉर्ट ऑफ। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है एंड बिलीव मी गाइज, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रक्चर्स। रनिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है की कमी है या फिर की कमी चल रही है। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर रनिंग शॉर्ट ऑफ और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज की कमी हो उसको बोला जाएगा। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे पास पैसों की कमी है या फिर मेरे पास पैसों की कमी चल रही है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। मेरे पास टाइम की कमी है या फिर मेरे पास टाइम की कमी चल रही है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हमारे पास स्टॉक की कमी है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टॉक। मेरे पास शब्दों की कमी थी, आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। क्या तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है, आर यू रनिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग। इसी के जैसा एक और स्ट्रक्चर रनिंग आउट ऑफ भी है, लेकिन इसका यूज तब किया जाता है जब कोई चीज बिल्कुल ही खत्म हो। मतलब रनिंग आउट ऑफ का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज बिल्कुल खत्म हो, और रनिंग शॉर्ट ऑफ का यूज तब किया जाता है जब किसी चीज की कमी हो। मतलब वो चीज पूरी तरह से खत्म ना हो, थोड़ी बहुत हो। मुझे वो बोरिंग लगता है, मुझे तुम्हारा बोलने का तरीका इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे वो अजीब लगता है, मुझे तुम्हारे बच्चे क्यूट लगते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? गाइज, यहाँ पर सीम्स का यूज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जिस स्ट्रक्चर का यूज होगा वो है आई फाइंड। आई फाइंड का मतलब होता है मुझे लगता है। ये स्ट्रक्चर बहुत ही हाई लेवल वाली इंग्लिश बोलने वाले लोगों द्वारा बोला जाता है। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसका रूल इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में एडजेक्टिव। इसमें ये जो फाइंड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे वो बोरिंग लगता है, आई फाइंड हिम बोरिंग। मुझे तुम्हारे बच्चे क्यूट लगते हैं, आई फाइंड योर किड्स क्यूट। मुझे ये अजीब लग रहा है, आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। क्या तुम्हें ये डिफिकल्ट लगता है, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट। उसे ये सब्जेक्ट बहुत आसान लगता है, ही फाइंड्स दिस सब्जेक्ट वेरी इजी। मुझे तुम्हारा बोलने का तरीका अट्रैक्टिव लगता है, आई फाइंड योर वे ऑफ टॉकिंग अट्रैक्टिव। इसी तरह से अगर हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो, जैसे कि मुझे वो बहुत क्यूट लगा करती थी, उसे मैं अट्रैक्टिव लगा करता था, उस टाइम पर ये काम मुझे बहुत ईजी लगा करता था। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप यूज्ड टू प्लस फाइंड का यूज करेंगे। जैसे कि मुझे वो क्यूट लगा करती थी, आई यूज्ड टू फाइंड हर क्यूट। उसे मैं अट्रैक्टिव लगा करता था, शी यूज्ड टू फाइंड मी अट्रैक्टिव। उस टाइम पर ये काम मुझे बहुत ईजी लगा करता था, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू फाइंड दिस वर्क वेरी ईजी। अब हम जिस स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं वो डेली लाइफ में तो यूज होता ही है, साथ ही साथ वो ऑफिसेज में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत यूज होता है, और वो स्ट्रक्चर है रीच आउट। रीच आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी के पास हेल्प के लिए पहुंचना या फिर किसी के पास किसी काम से पहुंचना। गाइस, जरूरी नहीं है कि आप किसी के पास हेल्प के लिए या फिर किसी काम के लिए जाएं तभी इसका यूज करें। अगर आप किसी हेल्प के लिए या फिर किसी काम के लिए किसी को कांटेक्ट भी करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से कांटेक्ट करते हैं, तब भी आप रीच आउट का यूज कर सकते हैं। रीच और रीच आउट इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। रीच का मतलब होता है पहुंचना, जिससे ये क्लियर नहीं होता कि आप किस काम से या फिर किस लिए पहुंचने की बात कर रहे हैं। लेकिन रीच आउट का मतलब होता है किसी के पास हेल्प के लिए पहुंचना या फिर किसी काम से पहुंचना या कांटेक्ट करना। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं।
तो गाइज इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद रीच आउट, फिर टू और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब उस चीज़ को बोला जाएगा जिस चीज़ को कांटेक्ट करने की बात की जाए। रीच आउट में ये जो रीच है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि रीच्ड आउट, रीचेज आउट, रीचिंग आउट एटसेट्रा। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन रीच आउट टू मी। इसका मतलब हुआ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास हेल्प के लिए आ सकते हो, पहुंच सकते हो या मुझे हेल्प के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। हिंदी मीनिंग पर ना जाएं बल्कि इसको यूज़ करने की सिचुएशन को समझें। मैं उसके पास हेल्प के लिए पहुंचना चाहता था लेकिन वो बिज़ी थी, या फिर मैं उसे हेल्प के लिए कांटेक्ट करना चाहता था लेकिन वो बिज़ी थी। आई वॉन्टेड टू रीच आउट टू हर बट शी वॉज बिज़ी। शी ऑलवेज रीचेज आउट टू हर मदर। वो हेल्प के लिए हमेशा अपनी मदर को कांटेक्ट करती है या फिर मदर के पास जाती है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने मैनेजर के पास जाना चाहिए या फिर पहुंचना चाहिए या कांटेक्ट करना चाहिए। इन दिस सिचुएशन यू शुड रीच आउट टू योर मैनेजर। डोंट वरी आई विल रीच आउट टू यू। गाइज रीच आउट का एक और मतलब भी होता है। जब हम अपना हाथ आगे बढ़ाकर कोई चीज़ लेते हैं या कुछ करते हैं वहाँ भी रीच आउट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और 2 पैकेट ले लिए। ही रीच्ड आउट हिज हैंड एंड टुक 2 पैकेट्स। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।